हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए, हमें अक्टूबर मंथ में हमने जितने भी करंट अफेयर पढ़े थे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की दुनिया के, उन सभी को रिवाइज करना है। तो अक्टूबर 2023 में हमने क्या क्या पढ़ा है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना है बस। एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेटेड 2024 का बैच जो है ऐप पे लॉन्च हो चुका है, आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, इंक्लूडेड 10 मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन विद डिटेल्स। ठीक है, अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स नए हमने ऐड किए हैं अपने ऐप में, अपने कोर्सेज के अंदर, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूज क्या कहती है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने, याद करेंगे डिपार्टमेंट और मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री, 9 अक्टूबर 2023 को नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ, जिसको जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, इसने छठा एनुअल रिपोर्ट जारी किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। यानी हर साल एनुअली ये बताया जाता है कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एक साल में अधिकांश काम करते हैं, कितने लोग हफ्ते भर के लिए नौकरी करते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग कैटेगराइजेशन बनाता है। और ये बताया था इसके अंदर कि पहले की तुलना में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था बहुत लंबे समय के बाद कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो रहा है। यानी पहले की कंपेयर में लोग जो है कम बेरोजगार हो रहे हैं। यानी कि 6 इयर्स लो, 6 साल से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि अब इसमें डिप आ रहा है, यानी बेरोजगारी जो है वो कम हो रही थी। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया कि करंट वीकली स्टेटस की अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में करंट वीकली स्टेटस की बात करें तो 5.1% से डिक्रीज हुआ है। और 8.7 जो था ये 2017-18 में था, अब लगभग 5.1% हो गया है। यानी कि लगभग 3% की कमी बेरोजगारी में आई है, जो एक अच्छा सिग्नल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगर हम यूजुअल स्टेटस की बात करें, मैंने ये सारे आपको जब वीकली करवाया था बताया था यूजुअल स्टेटस क्या होता है, करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो वहां पे जाके आप इनके डेफिनेशंस, इनके मीनिंग समझ सकते हो। यहाँ पे क्योंकि मेरा पर्पस रिवाइज करवाना होता है तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, तो यूजुअल स्टेटस के अंदर हमने क्या देखा था कि जो लोग 15 साल से या उससे ज्यादा उम्र के हैं और पिछले 365 दिन के अंदर कितने लोग बेरोजगार रहे हैं वो हमने देखना है। तो 21-22 में ये आंकड़ा था, 22-23 में ये है, यानी पहले की तुलना में कम लोग बेरोजगार हुए हैं। गांव में अगर हम बात करें तो 2021-22 में 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, 22-23 में 2.4, यानी ये भी कम हुआ है। शहरों में बात करें तो 21-22 में 6.3, 22-23 में 5.4, ये भी कम हुआ है। मेल्स की बात करें तो वो 4.4% बेरोजगारी से 3.3% आ गए हैं। और फीमेल जो है वो 3.3 से 2.9% बेरोजगार हैं, यानी कि कमी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, जो 57.9% था 22-23 में। ठीक है, अब घट के 55.2% हो गया है। रूरल एरिया के अंदर जो है, रूरल एरिया के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, रूरल एरिया में लेबर फोर्स मतलब कितने लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, ये इंक्रीज हुआ है रूरल एरिया में। पहले 57.5% लोग काम करते थे, अब 60.8% काम कर रहे हैं। अर्बन एरिया के अंदर पहले 49.7% लोग काम करते थे, अब 50.4% लोग काम करते हैं। मेल की अगर बात करें तो पहले 77.2% लोग काम करते थे, अब 78.5% लोग काम कर रहे हैं। फीमेल्स की बात करें तो 32.8 से 37% का इंक्रीज फीमेल के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी देखा जाता है। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशो की अगर हम बात करते हैं, यूजुअल स्टेटस के अंदर वर्कर पॉपुलेशन रेशो यानी कितने लोग जो हैं वर्किंग है, और मतलब एट टाइम, ऑन द टाइम, एट प्रेजेंट वर्किंग है,
क्या है, रूरल एरिया के अंदर पहले इतने लोग वर्किंग थे, अब इतने लोग वर्किंग है। अर्बन एरिया में 46% लोग वर्किंग थे, अभी 47% लोग वर्किंग है। मेल्स की बात करें तो पहले इतने लोग वर्किंग थे, अब इतने लोग वर्किंग है। फीमेल भी पहले 31% वर्किंग थी, अभी 35% वर्किंग है। तो ये अच्छे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अगर हम करंट वीकली स्टेटस की बात करें, मतलब जिस समय सर्वे हुआ है उससे पीछे एक हफ्ते की बात करें, उसका सर्वे अगर हम निकालें तो कैसे कैसे है, ठीक है। एट ऑल इंडिया लेवल, पूरे इंडिया की बात करते हैं तो ये 6.6% से बेरोजगारी घट के 5.1% हो गई है। वो अच्छी चीज है। रूरल एरिया के अंदर बेरोजगारी 6% से घट के 4.4। आप कहोगे मैडम ये अलग अलग कैसे है? वो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस की बात थी अभी जो हमने की, मतलब जिस दिन सर्वे हो रहा है उससे पीछे 365 दिन कितने लोगों को काम मिला नहीं मिला उस चीज की बात थी। ये वीकली स्टेटस की बात करता है, करंट वीकली स्टेटस, मतलब जिस दिन सर्वे हुआ उससे एक हफ्ते पहले क्या स्टेटस था वो देखा जाता है, ठीक है। और ये अर्बन एरियाज के अंदर 8.3 से घट के 7.7% हुआ। मेल्स की अगर बात करें तो 6.9 पहले बेरोजगारी दर थी, अब 5.1 हुआ, और फीमेल 5.8 से घट के 5.1 हो गई है, जो अच्छा सिंबल दे रहे हैं। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से, ये सारे आंकड़े आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाऊं उससे कोई फायदा नहीं है, ये सब आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप वर्किंग पॉपुलेशन रेशो देख सकते हो, जो बढ़ा है, और बढ़ना अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे पहले 48% लोग वर्किंग थे, अभी 51% लोग जो हैं ओवरऑल इंडिया के अंदर वर्किंग है। रूरल एरिया, अर्बन एरिया, मेल्स फीमेल्स के क्या आंकड़े हैं सब अलग अलग बता दिए। जो भी लोग जो अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं, है ना, लिखने वाला जो पेपर आता है, वहां अगर तुम इन आंकड़ों को यूज करते हो तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो एनएसएसओ ने इसको 2017 में लॉन्च करना शुरू किया था, दो पर्पस के लिए। एक तो हमको लेबर फोर्स इंडिकेटर्स का एस्टिमेट पता लग जाता है, और भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस पता लग जाता है। 2019 में क्या किया, सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मिला के एनएसओ बना दिया, और अभी से यही हमें बेरोजगारी बताते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, स्काई रूट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस। स्काई रूट क्या है, हैदराबाद की एक कंपनी है जो प्राइवेट लॉन्च व्हीकल बनाती है। लॉन्च व्हीकल मतलब जैसे मैंने सैटेलाइट बना दिया, लेकिन मैं उसको स्पेस तक कैसे पहुंचाऊं मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है। जब मेरे पास कोई जरिया नहीं है तो मैं सामने वाले की, किसी दूसरे की मदद लेके कैरियर को हायर करूंगी, ताकि मैं अपना सैटेलाइट उस पर रख के और उसको स्पेस में ले जाऊं। तो जो ये स्काई रूट है, ये हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है जो लॉन्च व्हीकल बनाती है। विक्रम नाम की सीरीज इसने बनाई, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, विक्रम 4, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है कि ये 200 किलो के सैटेलाइट को लेके जा सकता है, ये 500 किलो के सैटेलाइट को लेके जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, जो ये कंपनी है स्काई रूट नाम की, इसने फ्रांस की दो कंपनीज के साथ, जिन्होंने अपने अपने सैटेलाइट्स बनाए हैं, फ्रांस की दो कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है कि मेरा लॉन्च व्हीकल होगा और आप लोगों के सैटेलाइट होंगे, और आप मेरे लॉन्च व्हीकल का यूज करके स्पेस में उन सैटेलाइट को भेज सकते हो। स्काई रूट साइंस टू एमओयू विथ फ्रेंच स्पेस फर्म। ये कौन कौन सी स्पेस की वो है, फ्रांस की जो कंपनीज हैं उसका नाम क्या है वो आप देख लीजिए। एक तो है प्रोमिथी, क्या नाम है एक कंपनी का, प्रोमिथी। यहाँ पे जो लॉन्च है वो किसका हो रहा है, जेपिटस अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन का हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर अब आगे जो अगर हम देखें, दूसरा एमओयू किसके साथ साइन हुआ है, कनेक्ट सैट के साथ साइन हुआ है। कनेक्ट सैट का सैटेलाइट का नाम है ओसिरिस। ये सैटेलाइट स्काई रूट के लॉन्च व्हीकल विक्रम पे रखकर लॉन्च किया जाएगा। इससे सर्विलियंस और मॉनिटरिंग में ज्यादा मदद मिलेगी, ज्यादा एप्लीकेशन मतलब मॉनिटरिंग का और सर्विलियंस का पहले से बेटर होगा। स्काई रूट विक्रम सीरीज की अगर बात करें तो स्काई रूट जो है इंडिया का पहला प्राइवेट बिल्ड रॉकेट विक्रम एस है। मतलब ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया का प्राइवेट रॉकेट बनाया था, ठीक है, मिशन प्रारंभ के अंतर्गत 2022 में।
ये विक्रम एस जो है सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट है, मतलब रॉकेट या कह दो लॉन्च व्हीकल या रॉकेट के ऊपर रख के इसको स्पेस में भेजा जाता है, जो 80 किलोग्राम के पेलोड्स को अपने साथ ले जाता है। विक्रम का नाम विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है। पूरी विक्रम सीरीज की बात करोगे तो ये अलग अलग कैटेगराइजेशन है। विक्रम वन जो है वो 480 किलोग्राम के पेलोड्स को ले जा सकता है। विक्रम टू 500 किलोग्राम के 500 किलोमीटर तक जा सकता है, वो 480 किलोग्राम वजन उठाएगा, ये 400 किलोग्राम वजन उठाएगा। विक्रम थ्री जो है वो 500 किलोमीटर तक जाएगा और भी हैवी पेलोड्स को लेके 560 पेलोड्स को किलोग्राम और 815 केजी के पेलोड्स को अपने साथ लेके उठा के लेके जा सकता है। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, हैदराबाद तेलंगाना की एक कंपनी है, 2018 में बनी है, सीईओ इसके पवन कुमार चंदाना है। ठीक है, तो स्काईरूट ने क्या किया है वो हमने देखा। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने रिजाइन कर दिया, जो 32 साल से डायरेक्टर ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट संभाल रहे थे। पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की पोस्ट संभाल रहे थे, 32 साल हो गए थे, लेकिन अब ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में एक मंत्री बन गए हैं, जिसके कारण इन्होंने डिप्यूटी सीएम बन गए हैं, जिसके कारण इन्होंने यहां से रिजाइन दे दिया है। ये इतनी सी ही न्यूज थी, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अभी इनके पास कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग के ये कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए इन्होंने उस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। अगली न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट। ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आते हैं, इन्होंने क्या कहा है, जितने भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान, उनके लिए भारत में 14 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनी हुई है, जो दुकान वालों को या कंपनीज को, इंडस्ट्री को ये बताते हैं आप अपने सामान को कैसे कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छे बेहतर तरीके से। तो अब ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मीटिंग चल रही थी मंत्री जी की, तो वहां पे पीयूष गोयल जी ने ये बताया कि हम जो इनको ये स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके लिए 3 दिन का वक्त लगता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी जो एक पोस्ट है हमारे भारत के अंदर, डीजीएफटी, इनसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसके अंदर एक्सपोर्टर का स्टेटस डिफाइन होता है, ये कैसे सामान को भेज सकता है, कितने वक्त में इसका सामान क्लियर हो जाना चाहिए, कितना रिलायबल है ये, तो इस तरीके की सारी डिटेल उस सर्टिफिकेट के हिसाब से पता लग जाती है। तो अब इस मीटिंग में ये कहा जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको अलग से वक्त देने की जरूरत नहीं है कि वो 3 दिन का वक्त लगाएंगे इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। अब आपको ऑनलाइन यानी आईटी के माध्यम से ही, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपको घर बैठे आपका स्टेटस होल्डर मिल जाएगा, आपका स्टेटस सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप फिर अपने सामान को बहुत इजी और जल्दी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज थी जिसको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। यहाँ आप देख सकते हो कि अब जो न्यू सिस्टम है उसने एक्सपोर्टर्स की नीड को एलिमिनेट कर दिया है कि वो डीजीएफटी के पास इस स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे। अब आपको ऑटोमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका जो एक्सपोर्ट डाटा है वो जनरेट हो जाएगा और आपको स्टेटस सर्टिफिकेट भी घर बैठे मिल जाएगा। ठीक है, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है क्या, जिसमें एक्सपोर्टर्स को क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ये स्टेटस मिलता है और इनको सामान आगे ले जाने में दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है, दैट इज, अच्छा ये बात भी याद रखना, ये जो आंकड़ा है हमको 2030 तक जो है हमको $2 ट्रिलियन का गोल जो है वो अचीव करना है। एक्सपोर्ट करने में $2 ट्रिलियन का गोल जो है वो अचीव करना है 2030 तक के। इतना सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब काम आसान होगा तभी तो ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगली न्यूज है BIAL यानी बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसने सबसे पहला, एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल जो है वो बैंगलोर एयरपोर्ट पे इस्टेब्लिश कर दिया है। क्या इस्टेब्लिश कर दिया, एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। यहाँ पे लोगों की स्किल प्रमोट की जाएगी कि आप किसी भी एयरक्राफ्ट को रिकवर कैसे कर सकते हो, ठीक है, पूरे इक्विपमेंट्स के साथ। ये जो स्कूल है ये ट्रेनिंग देगा, ठीक है, इक्विपमेंट्स की जानकारी देगा ताकि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसको रिकवर किया जा सके। तो ये पहला स्कूल बैंगलोर एयरपोर्ट ने स्टार्ट कर दिया है। मुंबई एयरपोर्ट ने डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट जो है वो कमीशन कर दी है। ये क्या है, जब कोई भी प्लेन या कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड होता है या टेक ऑफ करता है, ज्यादातर लैंड में,
तो कभी कभी सॉफ्ट लैंडिंग ना होने के कारण, स्पीड कम या ज्यादा होने के कारण, ऊंचाई का अंदाजा ना लगा पाने के कारण जो उनके टायर्स हैं या कुछ एक्सकर्जन आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है व्हीकल के अंदर, जिसके कारण मिस हैपनिंग्स हो सकती है। तो उस चीज को रिकवर करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए ये एयरक्राफ्ट रिकवरी किट जो है वो मुंबई एयरपोर्ट ने, जो एशिया का पहला कदम होगा, एशिया का पहला इस तरीके की रिकवरी किट किसी एयरपोर्ट पे रखी जा रही है। अगली न्यूज है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने सरोगेसी कवर और ओसाइट डोनर कवर जो है वो देना शुरू कर दिया है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है। जो मदर सरोगेट मदर है, ठीक है, मतलब अपने वूम्ब में किसी दूसरे का बच्चा पाल रही हैं, या जो ओसाइट डोनर है, मतलब कि जो अपने एग्स को डोनेट करती हैं। एक तो स्पर्म डोनर होते हैं, वो तो मेल करेंगे। जो एग डोनेट करती हैं उनको ओसाइट डोनर कहते हैं। स्टार हेल्थ ने, क्योंकि हेल्थ तो उनका भी तो खराब हो रहा है, आप बच्चा खुद के लिए पैदा कर रहे हो या किसी और के लिए पैदा कर रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर तो वही चेंजेस आ रहे हैं। तो अब होता क्या है, इन सरोगेट मदर्स के लिए भी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने कुछ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और वो जो न्यू बॉर्न, जो नया बच्चा अभी पैदा हुआ है, बिल्कुल जो नवजात शिशु है, उसके लिए भी इंश्योरेंस कवरेज जो है वो इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया है, 1 करोड़ तक का। ठीक है, 25 से 35 साल की जो अडल्ट हैं, जो या तो सरोगेट मदर हैं या एग डोनर हैं, 25 से 35 साल की, उसके लिए अप टू 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस है वो इसके अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसा जैसा कहा गया है वो सारी आपको इनकी रेगुलेशंस माननी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ये इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसके फीचर्स क्या हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जा रही हूं, मैंने बस आपको ये बताया 12 महीने तक आपके साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती है इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। न्यू बॉर्न कवर में क्या है, 25%, एक पहले दिन से ही 25% का हेल्थ कवरेज मिल जाएगा, और जैसे जैसे वो बड़ा होएगा बच्चा, 100% उसको पैसे जो है वो हेल्थ कवरेज के मिलने शुरू हो जाएंगे। स्टार मदर कवर, इसके अंदर मदर को ही आईसीयू से लेके घर तक का सारा खर्चा मिलता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है, 2006 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, एमडी सीईओ इसके आनंद रॉय हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला 2023 का प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन को। ठीक है, थर्ड वुमेन टू विन द अवार्ड। ये तीसरी महिला है पूरी दुनिया की जिसने, तीसरी महिला जिसने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज लिया है। पहले 2 महिलाओं ने लिया है, लेकिन अकेली किसी ने भी नहीं लिया, मतलब उनके उनके साथ उनके को वर्कर्स थे, उनके कलीग्स थे जिनको ये अवार्ड मिला है। लेकिन प्रोफेसर गोल्डिन जो है, प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन, पहली वो महिला होंगी, फर्स्ट महिला होंगी जिन्होंने अकेले ने ये नोबेल प्राइज मिला है, जिनको अकेले को ये नोबेल प्राइज मिला, मतलब इनको अपना प्राइज किसी और से शेयर नहीं करना। पहले जो 2 महिलाएं हैं उनको अपना प्राइज शेयर करना पड़ा, लेकिन इनको नहीं करना। तो जो प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन है, इनको क्यों मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी रिसर्च, कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन दिए हैं कि विमेंस का रोल क्या है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में विमेंस का रोल क्या है, इसमें ये रिसर्च की है इन्होंने। ठीक है, तो 2009 में ये तीसरी महिला है, थर्ड महिला है, और इन टोटल 1969 से इकोनॉमी का नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ था। ये 55th रेसिपिएंट है इकोनॉमिक नोबेल प्राइज की, 55th रेसिपिएंट है। ठीक है, अभी तक 3 महिलाओं को मिला है। 2019 में मिला था एलिनोर ओस्ट्रोम को, वो पहली महिला बनी थी इकोनॉमिक प्राइज जीतने वाली। फिर उसके बाद उसने अपना जो अवार्ड है वो शेयर किया था ओलिवर ई विलियमसन के साथ। फिर उसके बाद एस्टर डफलो को मिला था 2019 में, 2009 के बाद 10 साल बाद 2019 में डफलो को मिला था। उसने अपने हस्बैंड अभिजीत के साथ, अभिजीत बैनर्जी के साथ उसको, और माइकल क्रेमर के साथ उस अवार्ड को शेयर किया था। जो अभी मिसेज या प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन है, वो पहली ऐसी महिला है जो अकेले इकोनॉमिक नोबेल प्राइज को ले रही है, किसी और के साथ शेयर नहीं कर रही है। ठीक है, क्यों मिला है वो हमने देख लिया। अब ये कहाँ पैदा हुई है, कौन कौन सी इन्होंने किताबें लिखी है, वो चीजें मैंने आपको एक एक करके वीकली में बताई थी। यहाँ क्योंकि हमारा रिवीजन मकसद है तो मोटी मोटी बातें हम लोग पढ़ते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि इनकी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी है। करप्शन एंड रिफॉर्म, विमेन वर्किंग लॉन्गर, करियर एंड फैमिली, द रेस बिटवीन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी इन्हीं की ही बुक है, प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन ने ही ये लिखी है। ठीक है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी की बात करें तो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो नोबेल प्राइज देता है। 1969 से इकोनॉमी में नोबेल प्राइज जो है वो मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, किसकी इच्छा से, एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट बनाया था, उनकी इच्छा से नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, और
अभी तक 55 लोगों को इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिल चुका है 1969 से 2023 तक। की फैक्ट्स की बात करें, यंगेस्ट इकोनॉमिक साइंस ल्यूरेट अब तक कौन रहे हैं? एस्थर डफलो, जिनको 2019 में मिला था, अभिजीत बैनर्जी की वाइफ, ठीक है, उनको। ये 46 साल की थी, यंगेस्ट है, और इनको ये इकोनॉमिक प्राइज मिला है। सबसे बुजुर्ग 90 साल के 2007 में लियोनिड हुर्विज को अवार्ड मिला था। 26 प्राइज जो है वो इकोनॉमिक साइंस के अब तक दिए जा चुके हैं, ठीक है। केवल एक व्यक्ति को, मतलब 26 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना प्राइस शेयर नहीं किया, 20 ऐसे हैं जिनका प्राइस 2 लोगों में शेयर हुआ, और 9 ऐसे हैं जिनका प्राइस 3 लोगों में शेयर हुआ। इकोनॉमिक्स के लेबर इंडिया के नोबेल इकोनॉमिक प्राइज की बात करें तो अमर्त्य सेन इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक का नोबेल प्राइज मिला 1998 में। अभिजीत बैनर्जी इंडिया के दूसरे व्यक्ति हैं जिनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड का पहला ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग लॉन्च कर दिया। यूरोपियन यूनियन, ग्रीन वॉशिंग, ये सब क्या है? ग्रीन वॉशिंग क्या है? कभी कभी देखो, आज के टाइम आपको पता है कि रीन्यूएबल सेक्टर के अंदर बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। तो अगर कोई कंपनी ये कहती है कि हम जो है रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट चलाएंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोजेक्ट चलाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति आराम से शेयर्स में पैसा लगा देता है ना, बिना हिचकिचाहट के शेयर्स में पैसा लगा देता है। लेकिन फिर वो कंपनीज ये प्रूफ नहीं देती क्या हमने ये पैसा सच में ही रिन्यूएबल सेक्टर में किया है, या आपको झूठ बोला है, या आपको धोखा दिया है। अगर कोई कंपनी ऐसा धोखा दे रही है, धोखे से पैसे ले रही है, उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। अब यूरोपियन यूनियन ने कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल बना दिए हैं कि आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए कब कब अपने पैसे ले सकते हो। कंपनी को कहा है आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए शेयर्स को कैसे लॉन्च कर सकते हो। एक तो ये कहा है कि जितना भी पैसा आपका इकट्ठा हुआ उसका 85% आपने कहाँ एक्सपेंडिचर किया उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा, आपको डेमो देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इस पैसे से प्रोजेक्ट चलाओगे, ठीक है। आपको डेमो देना पड़ेगा। 85% जो आपने फंड रेज किया है आपको बताना पड़ेगा कहाँ खर्चा किया, आपको डेमोन्स्ट्रेशंस देने पड़ेंगे कि कैसे इस पैसे को आप यूज कर रहे हो, ताकि व्यक्ति सच में कहीं फंसे ना, और सच में ही वो चीज जो वो पैसा जो है वो ग्रीन काम के लिए यूज हो। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एक्सिस बैंक और 5 पार्टनर ने इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। एक्सिस बैंक और 5 पार्टनर क्या है? 5 पार्टनर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन बनाई है, कार्ड बिल्कुल प्लेन है, उस पर कुछ भी डिटेल नहीं है, ताकि आपके कार्ड की डिटेल का मिसयूज ना हो सके। अब उस कार्ड की जो जानकारी है वो 5 नाम की ऐप के अंदर है। 5 ऐप के अंदर है उस कार्ड की सारी जानकारी, उसका नंबर, उसका सीवीवी, उसका कार्ड होल्डर नेम, उसकी एक्सपायरी डेट, सब कुछ, ठीक है। लेकिन वो कार्ड ऊपर से बिल्कुल दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, कुछ लिखा नहीं हुआ है, ताकि ताकि आपके कार्ड की डिटेल्स का मिसयूज ना हो सके। तो एक्सिस बैंक ने 5 पार्टनर के साथ मिलके भारत का पहला कार्डलेस नंबर जो है वो जारी किया है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 5 मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको कार्ड की सारी डिटेल मिलेगी, ये पूरी बात यहाँ लिखी हुई है। और ये कार्ड हर जगह चलेगा, आपके रिटेल स्टोर्स पे, आपके होलसेल स्टोर्स पे, पेट्रोल पंप पे, रिटेल पेमेंट्स के लिए, हर जगह ये कार्ड जो है वो काम करेगा। एक्सिस बैंक की डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, 5 की डिटेल भी आप यहाँ देख रहे हैं, पुणे महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है इसका। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं। इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, दैट इज 111। कितनी कंट्रीज में? 125 कंट्रीज में इंडिया का रैंक क्या है? 111, जो बहुत बुरा है। पिछले साल हम 121 कंट्री में 107 नंबर पे थे, आज 125 देशों में 111 नंबर पे हैं, ठीक है। और हमारा स्कोर केवल 28.7% है, जो बहुत बुरा है, ठीक है। टॉप परफॉर्मर कौन है? 20 देश, बेलारूस, बोस्निया, ये आप देख पा रहे हो, ये 20 हैं जिनको कलेक्टिवली 1 से 20 तक रैंक दे दिया गया है। इनका स्कोर 5 से भी कम है, ठीक है, 5 से भी कम है। उसके बाद ग्लोबल हेल्थ हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको जारी कौन करता है, इसको पब्लिश कौन करता है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर लाइफ, ये जो है ये दोनों मिलके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन और जर्मनी बेस्ड वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो इस इंडेक्स को जारी करती है। ये सबसे पहले 2006 में पब्लिश हुआ था। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है सबसे पहले 2006 में पब्लिश हुआ था। इसके असेसमेंट का मेथोडोलॉजी क्या है? 4 चीजें देखी जाती है। अंडर नरिशमेंट क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग कितना है, चाइल्ड वेस्टिंग कितना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कितना है। जब मैंने आपको वीकली में ये टॉपिक करवाया था, मैंने एक एक बात बताई थी कि वेस्टिंग स्टंटिंग क्या होता है। उसके बाद
0 से लेके 100 तक एक पॉइंट स्केल होता है, जिसका स्कोर 0 आ रहा है मतलब वो बेस्ट है, वहां पे कोई भी भूख नहीं है, कोई भी हंगर नहीं है। लेकिन अगर 100 आ रहा है तो हाई लेवल ऑफ हंगर उस देश के अंदर है। ठीक है, चारों के अंदर जो ये 4 अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी मैंने अगर आपको बताई है, तो इनको वेटेज मिला हुआ है और इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको जो रैंक है वो दिया जाता है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंकिंग की बात अगर हम करते हैं तो ये बहुत अलार्मिंग स्टेज में है, मतलब कि इंडिया के अंदर बहुत बुरे हालात जो है वो होते जा रहे हैं। इंडिया की बात करें, चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो 18.7% है। ठीक है, अंडर नरिशमेंट कितने लोग हैं, दो 16.6, ये थोड़ा सा कम हुआ है। अंडर नरिशमेंट 18.3% बच्चे थे पहले, अब 16.6 हुए हैं। चाइल्ड स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी जो है वो 2000 में, सन 2000 में 51% थी, 2023 में 35.5 हुई है। हुई तो अच्छी है पर अभी भी काफी बुरी है। ठीक है, अभी भी काफी बुरी है। ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो पूरे विश्व के अंदर जो हंगर इंडेक्स स्कोर देता है 18.3%, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम है। ठीक है, ग्लोबल शेयर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल वो इंक्रीज हो गया है। पहले केवल 7.5% लोग ही पूरे विश्व में अंडर नरिश्ड थे, अब 9.2% लोग जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। अफगानिस्तान, हैती, ये 12 सब सहारन कंट्री, इन्होंने सबसे बुरा परफॉर्म किया है। अफगानिस्तान का 114 रैंक, हैती का 115 रैंक। रीजन वाइज बात करें तो साउथ एशिया और अफ्रीकन सब सहारन कंट्रीज, बहुत बुरे हाल इनके हैं। ठीक है, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर थर्ड हाईएस्ट हंगर लेवल है। यूरोप और सेंट्रल एशिया के अंदर सबसे कम भूख है, सबसे कम भूख है। ठीक है, और ये सब बातें थी इस इंडेक्स को लेके। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो है, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर 5.39 करोड़ की पेनल्टी जो है वो इम्पोज किया है। क्यों इम्पोज की है और किस कानून के तहत आरबीआई को ये पावर मिलती है? सेक्शन 4641 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग ये पावर आरबीआई को मिलती है कि अगर आपकी बात को कोई नहीं मानता तो आप उसको पनिश कर सकते हो। तो इसलिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स को पनिश किया। ठीक है, और उसके ऊपर 5.39 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। इसके पीछे रीजन क्या है? नॉन कंप्लायंस इसका रीजन है। नॉन कंप्लायंस इसका रीजन है। इसका मतलब क्या हुआ? आरबीआई ने ये कहा था कि एट ऑफ द मतलब डे एंड पे आपके पास जितना भी फंड आता है, जो भी बैलेंस आपके पास बचता है, उसकी जानकारी आपको हमें देनी है। इन्होंने नहीं दी। फिर ये कहा था कि जो भी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना है वो जल्दी बनाओ और हमको दिखाओ। इन्होंने नहीं किया। फिर ये कहा था कि अगर कोई भी साइबर रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे। इन्होंने नहीं किया, इन सब चीजों में डिले किया। इसलिए इसके ऊपर 5.39 करोड़ का पेनल्टी आरबीआई ने इंपोज की है। अगली न्यूज है, सिडबी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, एमएसएमई को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए रिमोट एरियाज के लिए एक एमओयू साइन किया है। अब आपको पता है पेमेंट बैंक जो है वो क्रेडिट नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता, लेकिन ये दूसरे का एजेंट बन जाता है लोन देने के लिए। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? छोटी छोटी इंडस्ट्री तक फंडिंग पहुंचाना। अब हर जगह सिडबी का ब्रांच हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अपनी रूरल पहुंच को बढ़ा सकता है। तो अब सिडबी जो फंड देगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को, अपना एजेंट बना रहा है। तो जो ये सिडबी है वो, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो सिडबी से फंड लेके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तक उस पैसे को पहुंचाएगा। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम प्राइज एंटरप्राइजेस तक उस पैसे को पहुंचाएगा। रिमोट एरियाज तक जो लोन की सुविधा है वो पहुंचेगी। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? आईसीआईसीआई बैंक ने आई फाइनेंस नाम का वन स्टॉप फॉर व्यूइंग सेविंग एंड करंट अकाउंट अक्रॉस बैंक्स ये लॉन्च कर दिया है। ये आई फाइनेंस क्या है? वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपके पूरे भारत के अंदर जिन भी बैंक्स के अंदर करंट और सेविंग अकाउंट है, वो सारे के सारे अकाउंट आप एक जगह उनकी डिटेल्स देख सकते हो। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, एक जगह आई फाइनेंस के अंदर आपको। अब अलग अलग आपको एप्स लॉन्च नहीं करनी है, अलग अलग डिटेल्स लॉन्च नहीं करनी है, सिर्फ आई फाइनेंस के अंदर आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, आपको अगर कोई अकाउंट अपना डी लिंक करना है कि मैं नहीं चाहता कि ये वाला अकाउंट मेरा यहाँ दिखे, तो आप डी लिंक भी कर सकते हो। आपको कोई अकाउंट अपना लिंक करना है तो आप लिंक भी कर सकते हो। तो इट इज अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। लेकिन आई फाइनेंस नाम के यहाँ पे
आई फाइनेंस नाम की इस ऐप पे आपके जितने भी करंट और सेविंग अकाउंट है उन सब की जानकारी आपको एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, रेलवे का जो इरकॉन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है, और दूसरा जो है राइट्स, ये दोनों 15वीं और 16वीं नवरत्ना कंपनीज बन गई है। आपको पता है रत्ना स्टेटस दिया जाता है, नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना, है ना, तो इनको नवरत्ना स्टेटस मिला है। ये ऑलरेडी मिनी रत्ना कंपनी थी, अब 15वीं और 16वीं 15th और 16th रैंक इनका आ गया है नवरत्ना कंपनीज के अंदर। ठीक है, इरकॉन की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, राइट्स लिमिटेड जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसल्ट करेगी कहाँ पे क्या बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। इरकॉन उस काम को बनाने में मदद करती है, इंफ्रा में मदद करती है। ठीक है, राइट्स जो है इसके 50 साल भी पूरे हो रहे हैं 2024 में, और ये पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी रेलवे विभाग की। उसके बाद इरकॉन बना था। रेलवे विभाग में पहली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो अगर कोई बनी थी वो राइट्स बनी थी, उसके बाद इरकॉन बनी थी। ठीक है, अब इनको पहले ही मिनी रत्ना 1 स्टेटस मिला हुआ था, अब इनको नवरत्ना मिल गया। नवरत्ना स्कीम की बात करें तो 1997 से ये स्टेटस मिलना शुरू हुआ है। इसके लिए आपको क्या अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, आपका वेल्थ क्रिएशन, आपका नेट प्रॉफिट, आपका नेट वर्थ, ये सारी चीजें की कुछ लिमिट होती है, वो लिमिट अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको वो स्टेटस मिलता है। पर नवरत्ना बनने से पहले आपको मिनी रत्ना बनना होगा, और महारत्ना बनने से पहले आपको नवरत्ना का स्टेटस लेना होगा। ठीक है, तो इनके पास मिनी रत्ना का स्टेटस था, अब ये नवरत्ना बन गए हैं। आपके पास जो पिछले 3 साल का नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, मैन पावर, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, अर्निंग पर शेयर, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आपकी कंपनी की देखी जाती है, उसके बाद ही आपको ये स्टेटस जो है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, अच्छा इरकॉन की बात देख लीजिए। इरकॉन के एमडी सीईओ है ब्रिजेश कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर दिल्ली, एस्टैब्लिशमेंट 1976। राइट्स की बात करें तो एमडी है राहुल मिथाल, और ये हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, और 1974 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। अगली न्यूज है, फोर्ब्स ने रिचेस्ट पर्सनालिटीज के नाम जारी किए हैं। इंडिया के 100 लोग जो है वो इसके अंदर शामिल हो गए हैं। इंडियाज 100 रिचेस्ट 2023, ये फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें मुकेश अंबानी सबसे ऊपर है, और कुल 9 महिलाएं उसके अंदर हैं। 2 महिलाएं हैं और 91 मेल हैं। ये कौन कौन है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, सावित्री जिंदल, राधा कृष्ण दमानी, साइरस पूनावाला, हिंदुजा फैमिली, इन सब का वर्थ कितना है वो सारी आप यहाँ देख रहे हो। मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पे है, गौतम अडानी सेकंड नंबर पे है। 9 महिलाएं हैं, 9 महिलाओं में कौन कौन है, सावित्री जिंदल, रेखा झुंझुनवाला, विनोद गुप्ता अपने सन अनिल राय के साथ, ठीक है, रेणुका, लीला तिवारी, मल्लिका श्रीनिवासन, अनु आगा, फागुनी नायर, किरण मजूमदार, ये सारी जो है 9 की 9 इन टॉप 100 के अंदर आई है। फिर उसके बाद न्यू एंट्रेंट्स कौन है जो पहले नहीं थे कभी, इस बार आए हैं, एक तो दानी फैमिली, रेणुका जगतियानी और केपी रामास्वामी। ये 3 नई एंट्री जो है फोर्ब्स की लिस्ट में देखने को मिल रही है। वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर जो कंपनी को अवार्ड जाता है वो एनटीपीसी कंपनी है। एनटीपीसी वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी है। ठीक है, और पूरे विश्व में ये इंडिया की बेस्ट है, सॉरी, एनटीपीसी इंडिया की बेस्ट है। पूरे विश्व में सबसे अच्छी कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, देन माइक्रोसॉफ्ट, देन अल्फाबेट, और फिर 261वें नंबर पे है भारत की एनटीपीसी। ये इंडिया के लिए फर्स्ट है, विश्व में इसका रैंक 261 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्ब्स के बारे में बताएं तो फोर्ब्स के सीईओ है माइक फेडरल, हेडक्वार्टर न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1917 में इसका फाउंडेशन हुआ, और ये एक मीडिया कंपनी है जो लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इन्वेस्टिंग, इन सब का ब्यौरा पूरे विश्व के लिए लेती है। अगली न्यूज है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रैंकिंग मिला है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में। ये भारत के पहले वो आरबीआई गवर्नर होंगे जिनको A+ रैंकिंग मिला है। क्यों मिला है, कोविड के दौरान भी भारत की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, और पोस्ट कोविड भारत की इकोनॉमी को जल्दी से ग्रो करने के लिए। और किसको मिला है इनके साथ ये A+ रैंकिंग का अवार्ड, थॉमस जे जॉर्डन जो स्विस नेशनल बैंक के गवर्नर है, और नागुयेन थी होंग जो वियतनाम के गवर्नर है, इनको भी A+ रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट न्यूज है, स्पर बैंक जो है वो पहला रशियन बैंक बन गया है जिसने सेबी के साथ रजिस्टर होकर एक एफपीआई की तरह रजिस्ट्रेशन लिया है।
ठीक है। एसबी जो मॉस्को हेडक्वार्टर, स्पर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मॉस्को के अंदर है। इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया था 2010 में ही कि आप न्यू दिल्ली में अपनी ब्रांचेस जो है वो खोल सकते हो, और अभी सेबी के साथ रजिस्टर हो गया है। इन टोटल रशियन की ये 5वीं कंपनी होगी एज अ एफपीआई, लेकिन सेबी के साथ रजिस्टर होने वाली ये पहली कंपनी है, पहली मैं कहूंगी बैंक है जो इंडिया के साथ एज अ एफपीआई काम करेगा। अगली न्यूज क्या है? केरला जो है वो पहला स्टेट बन गया है जिसके सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हॉल मार्किंग सेंटर आ गए हैं। केरला के अंदर गोल्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा, है ना। तो केरला के 14 डिस्ट्रिक्ट, अभी लास्ट में आदिमाली और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर केरला में हॉल मार्किंग सेंटर बने हैं। हॉल मार्किंग होता क्या है? गोल्ड की, सिल्वर की या अदर आर्टिफैक्ट्स की प्योरिटी को चेक करने के लिए ये एक मार्क दिया जाता है, ठीक है। केरला के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा का गोल्ड का बिजनेस होता है। एनुअल सेल 250 टन से भी ज्यादा गोल्ड जो है वो बिकता है। केरला में 12,000 गोल्ड मर्चेंट्स हैं और सभी के सभी बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रजिस्टर्ड हैं। हॉल मार्किंग की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर एक सर्टिफिकेशन का काम ये होता है, जिसको एडमिनिस्टर कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक स्टैट्यूटरी कंपनी है अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के अंडर, ठीक है। 2 ग्राम से कम की जितनी भी ज्वेलरी है वहां तो मर्जी है, वॉलेंट्री है, आप अगर चाहो तो हॉल मार्किंग करवा लो, नहीं चाहते तो ना करवाओ। लेकिन 2 ग्राम से ज्यादा की जितनी भी ज्वेलरी है वहां पे हॉल मार्किंग मस्ट है, आपको करवानी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर इस हॉलमार्क की बात करें तो 2021 में HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी हुआ था। इसमें 6 अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं जो हर पीस ऑफ ज्वेलरी पे आपको पिछली तरफ लगा हुआ मिलेगा। सुनार का नाम, आपने किस ज्वेलर से वो चीज खरीदी है, और ज्वेलर के नेम के साथ साथ वो हॉल मार्किंग का सिंबल, BIS का सिंबल वहां पे आपको मिलेगा, और ऑल ओवर वर्ल्ड में फिर आप उसकी प्योरिटी को चेक करवा सकते हो। अगली न्यूज है मोबिक विक्स का जो जाकपे है, उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल आरबीआई से मिल गया है कि वो एक पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकता है। जाकपे ने पहले भी एप्लीकेशन लगाई थी लेकिन इसके पास पूरा पैसा नहीं था। आरबीआई ने यह कहा था जिसको भी पेमेंट एग्रीगेटर बनना है उसके पास 15 करोड़ का वर्थ होना चाहिए, लेकिन इसके पास केवल 14.3 करोड़ का पैसा था, पूंजी था, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इसके पास 15 करोड़ प्लस का कैपिटल हो गया। इसने फिर से आरबीआई की शर्तें पूरी की, आरबीआई से फिर से अप्रूवल पाने की कोशिश की, एप्लीकेशन दी कि अब आपने जो कहा था मैं सारी शर्तें पूरी करता हूं, तो अब आप मुझे ये स्टेटस दे दें, मुझे अप्रूवल दे दें कि मैं पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करूं, और इसको ये काम मिल गया। तो मोबिक विक्स का जो जाकपे है उसको पेमेंट एग्रीगेटर का सर्टिफिकेट मिल चुका है। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? जैसे रिजर्व पे है ना, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपकी पेमेंट अवेलेबल कराता है, ऐसे ही अब ये बन जाएगा जाक पे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है कि ये कितना मांगा था, कितना इसके पास है, वो सब चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट न्यूज है बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोब लाइट सेविंग अकाउंट लॉन्च कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में फेस्टिव सीजन की पूरी धूम मची हुई है और वहां पे बॉब के संग यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग, इस फेस्टिव कैंपेन में ये एक टाइप ऑफ अकाउंट लॉन्च किया है जिसमें आप जिंदगी भर जीरो बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। मेंटेन क्या करना है? मतलब जीरो बैलेंस रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि अगर आपको इनका लाइफ टाइम फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड चाहिए तब तो आपको कुछ पैसा मेंटेन करना पड़ेगा, क्वार्टरली एवरेज कुछ आपको फाइनेंस वहां पे मैनेज करना पड़ेगा, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। और अगर आपको इनका कोई कार्ड वार्ड कोई सर्विस नहीं चाहिए तो जीरो बैलेंस पे आप इसको चला सकते हो। आप भारत के रेजिडेंट होने चाहिए और 10 साल से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। जो ये QAB है, कितना पैसा मेंटेन करें इस कार्ड के लिए, ये डिपेंड करेगा आपकी लोकेलिटी क्या है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो 1,000 रुपए, आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो 2,000 रुपए, आप मेट्रो या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो 3,000 रुपए आपको अपने बैलेंस में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो इसके CEO हैं देवदत्त चंद, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भी इसके कॉर्पोरेट सेंटर है। एस्टैब्लिश इन 1908 और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट न्यूज है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क्स स्टीयरिंग ग्रुप में 2 साल के लिए पहली बार मेंबरशिप ले ली है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 में भारत में बनता है और इसका मकसद क्या होता है? भारत में किसी भी तरीके की मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन को रोकना और कंपटीशन को बरकरार रखना।
अब आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ग्लोबल लेवल की कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हिस्सा बन रहा है। अब ये इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क क्या है? जैसे भारत के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल कंपटीशन मार्केट है, नेटवर्क है। ये नेटवर्क क्या करता है, जितने भी देश हैं, 18 मेंबर है इसके टोटल, 18 मेंबर स्टीयरिंग ग्रुप के हैं। वैसे 164 या आई थिंक 148 समथिंग कुछ ऐसे हैं, अभी देख लेंगे कितने मेंबर हैं। इसका एक स्टीयरिंग ग्रुप होता है जिसमें 18 सदस्य होते हैं। वो 18 सदस्य ही सारा काम करते हैं, लेखा जोखा उन्हीं के हाथ में होता है, और वही इस कंपनी को, नेटवर्किंग कंपनी को बताएंगे अब ये करो वो करो। ठीक है, तो उन 18 सदस्यों में से एक अब भारत का कंपटीशन कमीशन भी हो गया है। उसको क्या कहते हैं? स्टीयरिंग ग्रुप में शामिल होना। अब अगर इस इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क की बात करें तो इसका काम क्या है? पूरे विश्व में नेटवर्किंग करना। 140 मेंबर हैं, 140 हैं इस कंपटीशन नेटवर्क के, और स्टीयरिंग कमेटी में 18 मेंबर हैं। काम क्या है इसका? कंपटीशन को पूरे विश्व में मेंटेन रखना। ठीक है, ये सारी बातें आपको यहाँ लिख रखा है। और इसके 143 मेंबर्स जो हैं वो हैं, 140 से बढ़ के 143 हो गए, और स्टीयरिंग कमेटी में 18 मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है पीएम स्वनिधि स्कीम जो है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है उसमें एसबीआई ने एक रिपोर्ट सेंड की, एक शेयर की रिपोर्ट साझा की, जिसमें ये कहा कि इसके 75% बेनिफिशियरी जो हैं वो नॉन जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी में नहीं है। या तो SC ST है या महिलाएं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर हैं। पीएम स्वनिधि क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम निकाली थी। कम ब्याज पे उनको लोन मिल जाता है, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 3 कैटेगरी के लोन वो ले सकते हैं। 7% उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अब ये भी देखा गया कि ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसका परसिस्टेंस रेशो बहुत हाई है। परसिस्टेंस रेशो क्या होता है कि 10,000 रुपए का लोन लिया था, वो वापस कर दिया तो 20,000 का ले लिया, 20,000 वापस कर दिया तो 50,000 का ले लिया। इसको कहते हैं कि आपको जरूरत फील हो रही है, तभी आप एक लोन पे करके फिर वापस से दूसरा लोन ले रहे हो। इसको कहते हैं परसिस्टेंस रेशो। तो परसिस्टेंस रेशो इसकी हाई है, यानी ये बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, नीड्स जो है वो पूरी कर रही है। और इसके अंदर जो है 75% नॉन जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी हैं 44%। ठीक है, 22% जो है वो SC हैं और ST हैं, 43% इनमें से महिलाएं हैं। स्वनिधि स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो है ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो देंगे, और 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया था। 70 लाख लोन ये बांट चुके हैं, लगभग 9,100 करोड़ रुपए जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स पे जा चुका है। रीपेमेंट करना होता है, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पे लगेगा। 68% लोग जो है वो पहले फर्स्ट लोन रीपे कर देते हैं और फिर वापस ले ले, मतलब परसिस्टेंस रेशो हाई है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज हमने इसके बारे में बात की। नेक्स्ट न्यूज है कोटक महिंद्रा बैंक ने NESL के साथ मिलके ई बैंक गारंटी जारी करने की कोशिश की है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ये सरकार का इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लाने में, मतलब गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से बढ़ाने का एक कंपनी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ये कहा है जो भी बैंक गारंटी होगी वो आप हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जनरेट करके देना। बैंक गारंटी क्या होता है? मेरे बिहाफ पे, मतलब मैंने अगर किसी से लोन ले लिया तो बैंक मेरी गारंटी ले रहा है कि ठीक है इसको लोन दे दो आप, अगर ये नहीं देता तो हम आपको पे करेंगे। दिस इज बैंक गारंटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बैंक गारंटी करने का वादा कर दिया है NESL के साथ मिलके। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया टू सरपास जापान टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030 S&P ग्लोबल। S&P ग्लोबल का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आया और ये कहता है कि अभी एशिया में जापान सेकंड नंबर पे है, चाइना फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया थर्ड नंबर पे है। अगर ऐसे ही भारत ग्रो करता रहा तो 2030 तक इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे एशिया में आ जाएगा। अभी इंडिया विश्व में 5वें नंबर पे है, ऐसे ही ग्रो करता रहा तो इंडिया थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और एशिया में सेकंड पे आ जाएगा। तो ये न्यूज है। ठीक है, पहले हम छठे नंबर पे थे, यूके 5वें पे था, हमने यूके को तो पछाड़ दिया, यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ दिया और हम 5वें नंबर पे आ गए हैं विश्व में। अब धीरे धीरे 2030 तक हम चाइना जापान को भी सरपास करके जो है वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी न्यूज थी जो आज की क्लास में मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें रिकॉल हो गई हैं। और आज का जो क्वेश्चन आपको बताना है, मैं यही लिख रही हूं। क्वेश्चन जो है दैट इज, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन क्या है
आपको क्वेश्चन बताना है कि एशिया का फर्स्ट एयरपोर्ट का नाम बताना है, एशियाज फर्स्ट एयरपोर्ट जिसने डार्ट किट जो है वो लॉन्च कर दी है, कमीशन कर दी है। मतलब कि एयरक्राफ्ट रिकवरी किट, एयरक्राफ्ट रिकवरी किट जो है वो कमीशन कर दी है कि अगर एयरक्राफ्ट खराब हो जाए इनकर्जन के कारण तो उसको ठीक कर सकते हैं। कौन से एशिया के पहले एयरपोर्ट ने ये किट जो है वो कमीशन कर दी है? उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप बिल्कुल सही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।